हेलो दोस्तों। एक्सिस आईएएस के एग्जाम अपडेट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं संदीप कुमार। आप सभी को पता है यूपीएससी का नोटिफिकेशन आ चुका है, फॉर्म भी भर चुके हैं और लास्ट डेट 21 फेब को है। उसी तरह पीसी यूपी पीसीएस का एग्जाम नोटिफिकेशन अभी नहीं आया है, लेकिन जो कि 14 मई को एग्जाम डेट अनाउंस कर दी गई है और उसके बाद 28 मई को आपकी यूपीएससी की डेट है। तो आज हमारी जो चर्चा का विषय होगा, देखो सबसे बड़ी बात होती है ना कि हमारे पास टाइम कम है, और टाइम कम होने के साथ-साथ हमें प्रिपरेशन में क्या करना है और जान फूँकनी है। काफ़ी सारे लोग जो 2 साल 4 साल से तैयारी कर रहे हैं, या कुछ लोग ऐसे हैं जिनको 4 महीने 6 महीने तैयारी करते हुए हुए हैं, ना? तो उनके लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि बहुत सारे ऐसे होंगे जो ये एग्ज़ाम भी दे रहे होंगे और ये एग्ज़ाम भी दे रहे होंगे। पहले क्या होता था कि यूपी पीसीएस का एग्ज़ाम बाद में कंडक्ट होता था और आईएएस का एग्ज़ाम पहले हो जाता था। लेकिन इस बार क्या किया गया है कि इसका एग्ज़ाम 14 दिन पहले है, यानी 14 मई को है, और इसका एग्ज़ाम 28 मई को है। और दोनों फिक्स शेड्यूल हैं, कोई आगे पीछे नहीं हो सकता, और दोनों एग्ज़ाम 99.9% चांस है कि इसी डेट पे होंगे, अगर कोई ऐसी विपदा ना आई। ठीक है? तो दूसरी सबसे बड़ी बात जो आती है कि हम प्रिपरेशन में अब क्या करें? क्योंकि आप सभी ने जो मास्टर बुक्स हैं, अन्य जो बुक्स हैं, वो ठीक से प्रिपेयर करी हैं। ठीक है? बहुत सारे लोग 21-22 से तैयारी कर रहे हैं, कुछ ऐसे होंगे जो 4-6 महीने, कुछ ऐसे होंगे जो 18-19 से तैयारी कर रहे होंगे। तो हर तरह के स्टूडेंट होंगे, किसी का च लास्ट अटेम्प्ट होगा, ठीक है? तो किसी का पहला अटेम्प्ट होगा, किसी का चौथा अटेम्प्ट होगा। तो इस तरह से बहुत सारे स्टूडेंट होंगे जो अपने-अपने स्तर पे तैयारी में जान फूँकने में लगे होंगे। अभी हमारे पास हार्डली 100 डेज़ मैं मान के चलता हूँ, होली है, अन्य चीज़ें हैं, है ना? तो 100 डेज़ मैं मान के चलता हूँ कितना टाइम बचा हुआ है। और जिन लोगों का पहला अटेम्प्ट है, हो सकता है उन्होंने पीसीएस ना डाला हो, या जो हिंदी भाषी क्षेत्र के ना हों, उन लोगों ने हो सकता है पीसीएस ना डाला हो। लेकिन ज़्यादातर स्टूडेंट देखते हैं कि यूपीएससी और यूपी पीसीएस दोनों एग्ज़ाम को टारगेट करते हैं। अब हमारे सामने जो चुनौती आती है, उस सिलेबस को लेके आती है। इसका सिलेबस थोड़ा ब्रॉड वे में है और कंक्रीट टाइप का है। इसका सिलेबस जो है थोड़ा लेस है इसकी अपेक्षा, और यहाँ पर फैक्चुअल इंफॉर्मेशन की, यानी फैक्ट बेस एग्जाम होता है, यहाँ पर इसकी ज़्यादा डिमांड होती है। यहाँ फैक्ट की अगर प्री के अगर 20-25 क्वेश्चन को छोड़ दिया जाए, तो यहाँ फैक्ट की बहुत ज़्यादा डिमांड नहीं होती। यहाँ 90% जो क्वेश्चन आते हैं, वो फैक्ट बेस आते हैं। यहाँ पर जो 90% क्वेश्चन आते हैं, वो एक तरह से कह सकते हो कि प्रसंगवश, है ना? अन्य चीज़ों को मिला-जुला करके क्वेश्चन आते हैं। और जब से एग्ज़ाम पैटर्न में थोड़ा चेंज आता जा रहा है, तो यूपीएससी का एग्ज़ाम थोड़ा टफ होता जा रहा है, खासकर रीजनल लैंग्वेज वालों के लिए। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए तो सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, और वो तैयारी भी ठीक-ठाक करते हैं और कम समय में अधिकतम स्कोर कर ले जाते हैं। हिंदी मीडियम में क्या प्रॉब्लम ये है ना कि बुक्स की भरमार है, और लास्ट टाइम जब एग्ज़ाम का आता है ना, तो हम मिसगाइड हो जाते हैं। मिसगाइड इसलिए हो जाते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, एक ऊहा-पोह की स्थिति में आ जाते हैं। तो वो ऊहा-पोह की स्थिति नहीं, देखो जितना लिस्ट आपका बुक लिस्ट होगा, सक्सेस जो होगी ना, वो उतनी बेहतर होगी। ओके? उतनी बेहतर होगी। और उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले अपने माइंड को थोड़ा रिफ्रेश करना होगा लास्ट ईयर के, ठीक है? जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर होंगे, वो दोनों के, है ना? इसके लिए आप 3 घंटे आराम से निकाल सकते हैं अलग से, कि नहीं मुझे प्री ओरिएंटेड यानी पीसीएस प्री ओरिएंटेड पढ़ना है, और इसके लिए आप करीब 6 घंटे के आसपास निकाल सकते हैं आपको, क्योंकि टाइम तो आपको बढ़ाना पड़ेगा, है ना? तो ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। दूसरा एक मैं बताना चाहूँगा, जो लोग दोनों एग्ज़ाम को टारगेट कर रहे हैं, है ना? उनके लिए ये है कि आप दोनों टेस्ट सीरीज़ मत करें, आप कोई एक टेस्ट सीरीज़ जॉइन करें, और मैं यही कहूँगा कि आप यूपीएससी के टेस्ट सीरीज़ जॉइन करें। यूपीएससी की टेस्ट सीरीज़ में क्या होगा कि आपको, एक तो आपका जो मेन एग्ज़ाम है ना? उसमें आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। दूसरा ये होता है ना कि आप पीसीएस कर लेते हैं, फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन होती है, कभी क्वेश्चन फँसते हैं, कभी नहीं फँसते हैं, और ये इसका बेड़ा गर्क हो जाता है। और जिनका 5वां छठा अटेम्प्ट है या लास्ट अटेम्प्ट है, तो उन लोगों से विशेष एक आग्रह है कि बहुत ज़्यादा टेस्ट सीरीज़ अगर आप पहले से देते आए हैं और आपको लगता है कि टेस्ट सीरीज़ से बेनिफिट नहीं मिलता है,
और उससे हमारा और नुकसान होता है। तो जो टेस्ट सीरीज है ना, उनको अवॉइड ही करें, है ना। और जो लोग की तैयारी अच्छी है, उन्हें सिर्फ प्रैक्टिस करनी है, तो वो टेस्ट सीरीज करें, लेकिन ये सोच के मत पढ़ें कि यूपीएससी जो एग्जाम पूछेगा, है ना, वो टेस्ट सीरीज के बेस्ड होंगे। नहीं, टेस्ट सीरीज का एक अलग टेम्परामेंट होता है, यूपीएससी का अपना एक अलग लेवल है ना। तो वो सारी चीजें ध्यान देखते हुए आगे बढ़ें, ठीक है। वैल्यू एडिशन, देखो, वैल्यू एडिशन में आप क्या कर सकते हैं। मान लिया कोई ऐसा क्वेश्चन फंसता है, मान लिया आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है, और कुछ ऐसे क्वेश्चन फंसते हैं जो आपने अभी तक नहीं पढ़ा और वो नॉर्मल बुक्स में नहीं मिल रहे हैं, तो बहुत सारी चीजों के पीछे टाइम खपाने की आवश्यकता है नहीं, क्योंकि आपने क्या किया होगा। जो सीरियस एस्पिरेंट होंगे उन्होंने एनसीईआरटी, ठीक है, और जो मास्टर बुक है, ठीक है, उनको कवर किया होगा, और नोट्स अगर होंगे, कोई कोचिंग कर रहा होगा तो उस पर डिपेंडेबल होगा, है ना। तो लास्ट मोमेंट पे जाकर के जो इधर उधर के सवाल आते हैं, चाहे वो इकोनॉमिक सर्वे के हों, बजट के हों, ठीक है, इन्वायरमेंट के हों, ईवीएस के, तो उन अतरंगी क्वेश्चन के पीछे मत भागें, चाहे इतिहास के हों, पॉलिटी की हों, साइंस एंड टेक के हों, अतरंगी क्वेश्चन के पीछे मत भागें। और जो एलिमिनेशन टेक्निक आप ढूंढ रहे हैं कि नहीं, एलिमिनेशन टेक्निक से हम ज्यादा, तो उसके भी पीछे नहीं भागे। ये लास्ट में जब 30 दिन आपके एग्जाम के बढ़ते हैं, तब आप इन चीजों पे प्रैक्टिस करें। अभी फिलहाल जो अपना जो मेन एरिया है, हिस्ट्री है, पॉलिटी है, ज्योग्राफी है, इकोनॉमी है, एनवायरनमेंट है, इन चीजों पे फोकस करें। हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी से लगभग आपके 70% के आसपास क्वेश्चन फंसते हैं, चाहे वो यूपीपीसीएस हो या यूपीएससी हो, है ना। कोई भी स्टेट पीसीएस हो, बेसिक जो आपका एक सिलेबस है, वहां से लगभग 60 to 70% क्वेश्चन आराम से पूछे जाते हैं। तो एनसीईआरटी और मास्टर बुक जो आप पहले से पढ़ चुके हैं, उन्हीं का अच्छे से रिवीजन करें। अतरंगी क्वेश्चन के पीछे मत भागें। जो मॉक टेस्ट हैं या अन्य चीजें हैं, जहां पर आपको लगता है कि नहीं, यहाँ हमारा बहुत ज्यादा कॉस्ट बेनिफिट नहीं है, तो उन चीजों को डिनाई ही करें। और मैं ये जानता हूँ कि खासकर उनके लिए जिनका लास्ट अटेम्प्ट है, वो बहुत ज्यादा इधर उधर ना भागें। जो आपने तैयार कर रखा है, जिस पर आपने 4 साल दिए हैं, 8 महीने दिए हैं, या 10 साल दिए हैं, उन पे ज्यादा आप फोकस रहिए, है ना। और जो गलतियां पिछले की थी, भाई, हम जब एग्जाम देते हैं ना किसी कॉलेज में कहीं पर बैठ करके, तो हमें पता होता है कि नहीं, 2 घंटे में हमारी कौन सी ऐसी वीकनेस थी जो हमारी प्री नहीं निकली। क्योंकि अगर हिंदी मीडियम की बात करूं, तो हिंदी मीडियम में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है, प्री का ना निकलना, है ना। तो वो आप उन चीजों पे फोकस करें कि क्या ऐसे कारण थे कि जो हमारा क्या नॉलेज बेस कम था, या हम क्वेश्चन को सही से पकड़ नहीं पाए, या हमारी रीडिंग स्किल्स, जो क्वेश्चन हमारी पढ़ने की स्किल्स थी, उसमें कोई प्रॉब्लम थी। तो अगर वो सारी चीजों पे आप ध्यान लगाएंगे और आप उस पे काम करेंगे, तो मुझे लगता है कॉस्ट बेनिफिट आपका ज्यादा होगा, बजाय कि आपको बुक बदलने के, अतरंगी क्वेश्चन के जवाब ढूंढने से। और कुछ ऐसे लोगों के आसपास बैठिए जो ठीक से प्रिपरेशन करते हैं, जो उस टाइप के लोग ना हो, है ना, कि नहीं, तैयारी तो कर रहे हैं लेकिन वही तैयारी के नाम पर वो दूसरे को भी मिसगाइड करते हैं। तो उन लोगों के संपर्क में आए, थोड़ा बातचीत करें, उनसे समझें। अगर कोई आपके सामने है ऐसा जो जिसका प्री निकला है, उससे बात करें, उसकी क्या स्ट्रेटेजी थी, क्या स्ट्रेंथ थी, है ना, किस प्रकार उसने प्री को टैकल किया है। क्योंकि अगर मैं बात करूं नॉलेज बेस की, ठीक है, ज्ञान के आधार पर तो प्री नहीं निकलेगा, और ना से प्रैक्टिस के आधार पर निकलेगा, ठीक है। दोनों को हम मिला जुला रूप अगर बना के चलेंगे, तभी आपका एग्जाम क्लियर होगा, चाहे पीसीएस का हो। यहाँ पर थोड़ा बहुत रट के काम चला सकते हैं, लेकिन यार 150 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, यहाँ 100 क्वेश्चन आते हैं, जिनमें से 60 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो मुद्दा ओरिएंटेड होते हैं, जो इंफॉर्मेशन बेस होते हैं, लेकिन फैक्चुअल क्वेश्चन नहीं होते हैं। तो इन तरह के क्वेश्चन को आप कैसे करेंगे, जब तक आपका बेसिक आइडिया नहीं होगा, जब तक आप उन चीजों में डेप्थ में जा करके आपने तैयारी नहीं की होगी। करंट के पीछे मत भागें, क्योंकि कॉस्ट बेनिफिट है नहीं प्री के लिए। अगर आप प्री के लिए अभी 4 घंटे वीडियो देखते हैं, तो वो बंद कर दें। अगर वो ऐसा करेंगे तो नहीं हो पाएगा। आप अभी क्या है ना, आपके पास एक सीमित टाइम है, और जब सीमित टाइम होता है, तो आपको वो सारी चीजें करनी चाहिए जो आवश्यक हों। कम से कम अपने पैटर्न को समझें, एक बार अपने सिलेबस को देखें, सिलेबस को देखने के पश्चात
आप उन चीज़ों पे आगे बढ़ें जो आपके एग्ज़ाम में आपको इम्प्रोवाइज़ेशन कर सकती हैं। जो सब्जेक्ट में आप ढीले हैं, ठीक है? उन सब्जेक्ट को थोड़ा-सा अवॉइड करें। जो आपके स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट हैं, ठीक है? उन पे आप ज़्यादा फ़ोकस करें, बजाय उनके कि आप अभी भी इकोनॉमी पॉलिटी को लिए बैठे हैं, ना? उनको लेके मत बैठे रहें क्योंकि आप जानते हैं कि वो सारी चीज़ें आपकी पकड़ में नहीं आएँगी। तो आप जैसे हिस्ट्री है, पॉलिटी है, जियोग्राफी है, अच्छे खासे क्वेश्चन आते हैं जहाँ से आप टैकल कर सकते हैं, तो उन चीज़ों पे फ़ोकस क्यों नहीं करते हैं, है ना? यहाँ भी अगर पिछली बार इतिहास से देखा जाए तो लगभग 30 क्वेश्चन पूछे गए। करंट इवेंट से अगर 2-3 सालों के रेडियस में पूछा जाए तो लगभग 40 के परसेंट के आसपास क्वेश्चन आते हैं। इसी तरह पॉलिटी के क्वेश्चन करीब 30 आते हैं, है ना? इकोनॉमी के क्वेश्चन लगभग 25 के आसपास क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये आपके बेसिक एरिया है जो आप एनसीईआरटी से नॉर्मल बुक से कवर कर सकते हैं। और अब नई कोई भी न्यू बुक आपको नहीं पढ़नी है। अगर आपको प्रैक्टिस सीरीज में कोई क्वेश्चन ऐसे फँसते हैं जो आप नॉर्मल बुक से नहीं मिल पा रहे हैं और एक सीमित समय में आप उन चीज़ों को कवर कर सकते हैं, तो उन्हें ही बस देखें, है ना? और उन चीज़ों के पीछे मत भागें जो फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन बेस्ड हैं, जो आप मॉक टेस्ट के पीछे पड़े हैं, है ना? तो इनसे बहुत ज़्यादा ख़ास बेनिफिट पड़ता नहीं। दूसरा, आपने जो भी इतिहास में, ठीक है? और उसमें जो भी किताबें पढ़ी होंगी, जैसे बहुत सारे लोग होते हैं ना, टर्मिनोलॉजी को अवॉइड करते हैं। बहुत सारे ऐसे शब्द होते हैं, है ना? उनको अवॉइड कर जाते हैं, तो उन चीज़ों को आप क्या करें, अवॉइड ना करें, उनको कम से कम रफली नोट करें और कुछ चीज़ें ऐसी हैं, जहाँ पर इतिहास हो, इकोनॉमी हो, जहाँ पर उन्हीं शब्द के आधार पर क्वेश्चन फँस जाते हैं, है ना? तो उन चीज़ों पे थोड़ा-सा ध्यान दें और जब आप ध्यान देंगे ना, तो काफ़ी सारी चीज़ें आपको आसानी से हल होने लगेंगी। जैसे अगर बात करूँ, ठीक है? भौगोली भौगोली असम से रिलेटेड है, ठीक है? और इसका बटाई ज़मीन का कहा जाता है। तो इस तरह की जो टर्मिनोलॉजी है इतिहास में ख़ासकर पॉलिटी में, इकोनॉमी में, तो ये टर्मिनोलॉजी बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, ये आपको पता ही होने चाहिए, ठीक है? जैसे तजवीज़ क्या होता है, अफ़ज़ल द्वारा प्रस्तुत की गई यादिका, ये मुग़ल काल से संबंध रखता है और मनसबदार में जो नियुक्ति होती थी, है ना? उसकी सिफ़ारिश के लिए तजवीज़ शब्द का प्रयोग किया जाता था। अमला क्या होता है? राजस्व इकट्ठा करने वाले, है ना? तो ये जो एंशिएंट, ठीक है? और मेडिवल इंडिया की, यहाँ से जो टर्मिनोलॉजी पूछी जाती है, आपको उनको फ़ोकस करना चाहिए। वो यूपीएससी और यूपीपीएससी दोनों के लिहाज से बहुत सारी इम्पोर्टेंट होती हैं। इकोनॉमी का जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, उसको डेवलप करने की कोशिश करें। लास्ट ईयर किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए, उसके लास्ट ईयर किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए। जो धारणा है उनकी, जो कॉन्सेप्ट है, उसको समझने का कोशिश करें और कोई अच्छी सी बुक, जैसे मैंने देखा है कि दृष्टि आईएएस, ठीक है? और एक और एकेडमी है, उनकी कुछ प्रीलिम्स प्रैक्टिस सीरीज की बुक्स आई हैं, ठीक है? पीपीएस जिनको बोलते हैं, उन पे फोकस करें। अच्छी बुक्स हैं, अगर आपको दोनों के लिहाज से अगर करना है तो मैं मॉक टेस्ट को ये कहूँगा कि आप थोड़ा-सा अवॉइड करें, इन पर फोकस करें। ये सारी चीज़ें आपको ज़्यादा बेनिफिशियल रहेंगी, है ना? बाकी सारी चीज़ें हैं ऐसी जिनको आपको करना चाहिए। उनके लिए आप क्या कर सकते हैं कि अगर कुछ ऐसा फँसता है तो आप, अगर आपका मेंटर है, आप किसी कोचिंग में गए हैं, तो वहाँ के टीचरों से संपर्क कर सकते हैं, है ना? वो आपको ज़्यादा बेनिफिट रहेगा। अन्य चीज़ें हैं कि देखो, आपका एग्ज़ाम है कुछ दिन बाद यानी 28 मई को है। कई ऐसी सारी चीज़ें आएँगी अभी आपके जीवन में, जो आपको थोड़ा-सा इधर-उधर कर सकती हैं, है ना? तो उन चीज़ों पर आप क्या करें, बहुत ज़्यादा फ़ोकस ना करें। जो भी आपके ब्लैंक स्पॉट हैं, जो भी आपके टर्निंग पॉइंट हैं, जहाँ से आपका एग्ज़ाम फेल हो सकते हैं या कुछ अन्य चीज़ें घट सकती हैं। कोई ऐसी चीज़ हो सकती है जो आपके एग्ज़ाम को हार्मफुल पहुँचा सकती है, तो उनसे थोड़ा-सा सचेत रहें। लाइफ़ में बहुत सारी चीज़ें हैं जिन पर हमारा कंट्रोल नहीं होता है, लेकिन हम थोड़ा सचेत होकर के आगे बढ़ सकते हैं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कम टाइम है और इस पे काम करना ज़्यादा है ना? तो वो सारी चीज़ों को आपको ध्यान देना है। एग्ज़ाम के लिहाज से देखो, सिर्फ़ ज्ञान ही एग्ज़ाम के लिए काफ़ी नहीं होता। क्योंकि ये ज्ञान जब आपके पास सिचुएशन आती है ना, तो ये सिचुएशन कहीं न कहीं एक प्रॉब्लम बन जाती है और सिर्फ़ ज्ञान के सहारे सिचुएशन को हैंडल
नहीं किया जा सकता, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक व्यवहारिक जो पक्ष होता है उस पर भी फोकस करना पड़ेगा। तो ये सारी चीजें एग्जाम के भी साथ करें और आपको निश्चित रूप से बेनिफिट मिलेगा। दूसरा, जो टेस्ट पेपर और टॉपर्स कॉपी की बात की, वो मेंस के लिहाज से सोर्स को जितना ज़्यादा लिमिटेड रखेंगे, ठीक है? जितना सोर्स लिमिटेड होगा, ठीक है, उतना आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। अगर सोर्स फैलाएंगे, एक सब्जेक्ट की 10 किताबें पढ़ेंगे तो कॉस्ट बेनिफिट है नहीं, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि कुछ ऐसी किताबें हों, जैसे एम लक्ष्मीकांत पॉलिटी में, अगर एम लक्ष्मीकांत की बात करें तो लगभग अगर 25 क्वेश्चन पूछे गए तो 15 क्वेश्चन यहीं से पूछे जाते हैं, 4-5 क्वेश्चन करीब एनसीईआरटी से पूछे जाते हैं। अब 2-3 क्वेश्चन के लिए आप किसी बड़ी बुक को पढ़ रहे हैं, पूरा रट रहे हैं, तो उसका कॉस्ट बेनिफिट है नहीं। इससे बढ़िया लक्ष्मीकांत को आप और बेहतर तरीके से एनालाइज करो और उसमें आपको 100% बेनिफिट मिलेगा। चाहे वो इतिहास की हो, विपिन चंद्रा हो, ठीक है, सतीश चंद्रा हो, ये सारी चीजें आपको एक नहीं 4 बार पढ़नी है और रिवाइज करना है, क्योंकि अगर सब्जेक्ट के हिसाब से बांटते हैं तो 10 दिन पर सब्जेक्ट के हिसाब से आता है। 8-9 सब्जेक्ट हैं ना, कम टाइम बचता है आपको, कुछ आपको रेस्ट भी करना है, कुछ ऐसे मुद्दे आएंगे जिनको आपको हल करना ही करना पड़ेगा, तो वो उन चीज बचते बचाते आपको यहाँ पर ज्यादा फोकस करना है और यहाँ पर आपने फोकस कर लिया, ठीक है, और फोकस नहीं हिलने देना है, क्योंकि यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है आज की डेट में। काफी सारी चीजें हैं, इंटरनेट है, ठीक है, टेलीग्राम है, फेसबुक है, व्हाट्सअप है, ट्विटर है, तो इन सारी चीजों में थोड़ा बहुत टाइम जाता है और कोई अपने आप को कितना भी, चाहे वो टॉपर रहा हो या कोई अन्य व्यक्ति, मैं ऐसे बहुत सारे लोग को जानता हूँ जो टाइम टेकिंग के ढीले थे लेकिन उनका फिर भी सिलेक्शन हो गया। तो थोड़ा कोशिश करें, आपको आईएएस बनना है, आईपीएस बनना है, तो उसके लिए आपको थोड़ा सा प्रयास करना चाहिए। आप भगवान भरोसे नहीं बैठ सकते। जो लोग फेल हो रहे हैं उनके कुछ कारण होंगे, उन कारण की पड़ताल करने की कोशिश करें, उनको पॉइंट आउट करें। मैं नहीं कहता कि आप डायरी बनाएं या उनको लिखें, लेकिन आप एक रीजनेबल माइंड से उनको समझें, ठीक है? और इसके बिना आपका काम नहीं होगा। अगर आप उन चीज़ों को पॉइंट आउट नहीं करेंगे जहां आपकी असफलता हो रही थी, तो थोड़ा मुश्किल आएगी, ठीक है? बाकी सारी चीज़ें अगर कोई किसी रिलेटेड, एजुकेशन से रिलेटेड, तो हमारा जो व्हाट्सएप चैनल है 9455 82 54 02, उस पे आप कर सकते हैं। एक्सिस आईएएस के नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है, ठीक है, उसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो जो अपडेट होती हैं, क्योंकि मैं भी इस बार एग्जाम में बैठ रहा हूँ तो बहुत सारी अपडेट नहीं होती है, मैं कोशिश करता हूँ कि जितने कम वीडियो होंगे उतना आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। तो वो सारी चीज़ें आप देख सकते हैं, है ना? वहाँ से अगर कोई अपडेट होती है, कोई मैं वीडियो डालता हूँ तो वो मिल जाती है। और चैनल को जो है ना, थोड़ा सब्सक्राइब करें, ठीक है? मेरा भी बेनिफिट हो यार, खाली बैठा रहता हूँ, है ना? तो ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, अगर वीडियो अच्छा लगता है, आपका काम उससे बनता है, तो थोड़ा सा पुश कर सकते हैं, इसको शेयर कर सकते हैं, अन्य चीज़ें। और राइटिंग मेरी थोड़ी अच्छी नहीं है ना, वो एक जन्मजात प्रॉब्लम है। कोशिश करता हूँ लेकिन हो नहीं पाता, तो उसके लिए सॉरी। अगर चीज़ें नहीं, जहाँ पर नहीं दिक्कत हो रही है तो आप बता सकते हैं, मैं थोड़ा बेहतर कोशिश करूँगा और उनको समझाने की। तो ये सारी चीज़ें हैं, अगर आपकी समझ में आ जाए तो बेहतर है और आपका एग्ज़ाम अच्छा हो जाए। और मैं यही कोशिश करता हूँ कि जो कंक्रीट इन्फॉर्मेशन है, जो मैंने अपनी रियल लाइफ में वो किया है, और जो समझा है कि नहीं, हाँ, एग्ज़ाम पास करना थोड़ा एक चैलेंज होता है। आप, अगर आपका बैकग्राउंड बहुत अच्छा नहीं है, आपके जो फैमिली बहुत अच्छी नहीं थी, या उन्होंने पढ़ाई के स्तर पे वो इतना अच्छा आपको आउटपुट नहीं मिला है, ठीक है? तो वो सारी चीज़ें क्या होती है ना, ठीक है, अवॉइड करो। जो नहीं मिला तो नहीं मिला, जो मिल रहा है उस पर थोड़ा फोकस करो और आपका एग्ज़ाम निकल जाएगा। और इधर-उधर की बातों में मत आओ कि नहीं वो ऐसा कर रहा है, वो ऐसे तैयारी कर रहा है। देखो, सबका अपना-अपना टेम्परामेंट होता है, सबको तैयारी, किसी को रात में अच्छा लगता है, किसी को दिन में, किसी को दिन-रात दोनों में, किसी को मॉर्निंग में अच्छा उठना ज़्यादा बेनिफिशियल लगता है, किसी को 10 बजे तक सोना ज़्यादा अच्छा लगता है, रात भर पढ़ना अच्छा लगता है। तो वो अपना-अपना टेम्परामेंट है, मैं उसके विषय में नहीं जाऊँगा। टाइम टेबल जो है आप अपने हिसाब से बनाएँ और कोशिश करेंगे तो आपके एग्ज़ाम निकलेंगे, आप एक बेहतर इंसान हैं। और तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। और उस चैनल को लाइक करें, सॉरी, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोज़ को शेयर करें।
लाइक कर सकते हैं और थैंक यू वेरी मच।